हेलो बच्चों, खंड अ हम आप लोग को बता चुके हैं और खंड ब आपके रिक्वेस्ट बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है कि खंड ब का पहला 2 नंबर का सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य। सभी हम लाइन से लगा लिए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम आप लोग का लिखे हुए हैं, मतलब क्रम से लगाए हुए हैं, एक बाय वन बताते जा रहे हैं और अच्छे समझते चलिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण बताइए। तो देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए अच्छे से। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होता है, यदि हम कभी भी सवाल करते हैं तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यदि हम एक x मानते हैं तो दूसरा x+1 मानते हैं, ऐसा ही होता है। मतलब सपोज करिए कि एक संख्या x है, एक संख्या धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा क्या होगा 2 होगा, और यदि इनका हम गुणनफल बोल दें तो 1 गुणित 2 हो गया। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 2 से विभाज्य होता है और 2 से भाग कर दें तो 1 गुणित 2 कितना होगा 2, और 2 से 2 भाग करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 विभाज्य हो रहा है। अब कोई भी क्रमागत ले लीजिए, 2 ले लीजिए, और अगली संख्या क्रमागत क्या होगा 2 के आगे 3 होगा। इसको भी भाग करेंगे 2 से तो 2×3 6, 6/2, 2×3 6 विभाज्य हो रहा है। अर्थात ये कथन पूछा है सत्य है कि असत्य है, तो ये कथन क्या है सत्य है। इसमें 1-2 एग्जाम्पल आप करके दिखा दीजिएगा कि अतः कथन सत्य है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे एक 4 ले लें, दूसरा 5 ले लें क्रम से, जैसे मान लेंगे माना एक धनात्मक पूर्णांक 4 है और दूसरे धनात्मक पूर्णांक 5 है, और यदि इसको हम 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 गुणित 5 क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, अतः किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है 2 से विभाज्य होता है। यह हम लोग लिख लेंगे कि अतः किसी भी, यहाँ लिख लीजिएगा, अतः किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है, यह कथन सत्य है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो इतने का मान क्या होगा। देखो इसको आसानी से किया जा सकता है। अब बच्चे क्या करने लगते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और समकोण त्रिभुज में cot थीटा क्या होता है लंब बटे आधा बटे लंब, तो आधा बटे लंब निकालते हैं, कर्व निकालते हैं, फिर मान रखते हैं। तो इसको फिगर बिना बनाए हल कर सकते हैं। थोड़ा सा सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, मतलब यदि हम इसको वर्गांतर कर ले, देखिए हमारा दिया क्या हुआ है 1 + sin थीटा, एक ब्रैकेट में 1 + sin थीटा और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 - sin थीटा। समझिएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और नीचे क्या दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में 1 + cos थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। तो देखो हम वर्गांतर का फॉर्मूला जानते हैं कि एक ब्रैकेट में a + b a - b तो हो जाता है a² - b², और यहाँ पर भी हमारा 1 + b a - b तो a² - b²। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मतलब 1 - sin² थीटा हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा 1 - cos² थीटा। तो देखो सिंपल सा फार्मूला होता है 1 - sin² थीटा, आप लोग जानते होंगे कि cos² थीटा होता है, और 1 - cos² थीटा sin² थीटा होता है। और एक बात आपको पता होगा कि cos बटा sin cot होता है, और cos² बटा sin² cot² थीटा हो जाता है। अब देखो जब cot² थीटा हो गया तो cot थीटा का मान तो 7/8 पता है। अब cot थीटा का मान 7/8 पता है, तो 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और 8 × 8 = 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा 100%। देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेमी है, ऊंचाई 24 सेमी है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेमी है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में पानी की ऊंचाई ज्ञात करो। पात्र में पानी की ऊंचाई पूछा है, पानी की ऊंचाई पानी की ऊंचाई पूछा है। बेलनाकार पात्र में पानी की ऊंचाई कितनी है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, आप समझ पाएंगे। बेलनाकार पात्र में पानी की ऊंचाई आपसे पूछा गया है, तो पानी की ऊंचाई बताना है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, समझ लीजिए कि एक बेलन है, बेलन जानते हैं बनाना। ये बेलन है और ये बेलन है, ये बेलनाकार है, और एक शंकु बना लीजिए। एक शंकु है, एक बेलन और एक शंकु, दोनों की बात हो रही है, एक बेलन और एक शंकु। अब बेलन भी जानते हैं और शंकु भी जानते हैं। अब बोला कि एक शंक्वाकार बर्तन है जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार बर्तन का आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या इसकी कितनी आएगी। शंक्वाकार बर्तन शंकु का त्रिज्या कितना दिया है, इसका त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है कितना 5 सेमी, मतलब कि आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आएगी 5 सेमी, और ऊंचाई h कितना है 24 सेंटीमीटर, h कितना है 24 सेंटीमीटर है। डाला जाता है पानी बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेमी है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, डाला जाता है। ठीक है, और इसका ऊंचाई बोल रहा है पानी कितना ऊंचाई तक आ जाएगा, मतलब एच पूछा गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब ये इसी में डाला जा रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ सिंपल से 2 नंबर में है तो बहुत लंबा नहीं करेंगे कि शंकु
का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा बेलन का आयतन। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। आप समझिएगा, इस साल में पढ़े समझ में आएगा, क्योंकि जितना शंकु का हम डालेंगे बेलन में उतना ही ऊंचाई उठेगा। तो जो शंकु का आयतन होगा पानी की ऊंचाई उतनी आएगा। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, मतलब बेलन में उठे हुए पानी का आयतन, बेलन में उठे हुए पानी का आयतन आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई से पाई क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/3 हमारा जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 1/3 तो रहेगा हमारा, और 3 से अब देखिए 1/3 हो गया। और आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा 10 है, तो इसको नहीं, यहाँ पे आर क्या दिया है आंतरिक व्यास 10 है, मतलब त्रिज्या इसकी 10 की अधिक क्या होगी 5 हो जाएगी। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 × 5, और ये बोला है 24 है, तो 3 ठे कितना हो जाएगा 24। और इधर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 दिया हुआ है और गुणित 5 दिया हुआ है। 1 सेकेंड, यहाँ पे 6, इसकी त्रिज्या कितना है इसका, अच्छा बेलन का तो 10 ही था, सॉरी बेलन का 10 था और शंकु का 5 था, तो शंकु का हो गया 1/3 5 × 5, ये इतना आ गया, और बेलन का 10 ही है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एच, आर मतलब 10 × 10, और एच कितना है हमारा एच हमको निकालना है, ठीक है। यदि यहाँ से हम एच निकालें, यदि हम यहाँ से एच निकालें तो क्या आ जाएगा 5 × 5 × 8, और 2 10 हमारा नीचे आ जाएगा 10 × 10। 5 से काटेंगे 2 बार में 10, और 5 से काटेंगे 2 बार में 10, और 2 दूनी 4, ऊपर 8 और नीचे 4, मतलब 4 दूनी 8, तो 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये दूसरे का ग पूरा हो जाएगा। क्या बोला गया, एक शंकु का बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो त्रिज्या इसका 10 का आधा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। किसका है शंकु वाले का है, शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई 24 है। अब बोला है कि बेलन में इसको डाला जाता है, तो बेलन की त्रिज्या बोला गया है कि इसकी जो व्यास है 20 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई पूछ रहा है कितना ऊंचाई तक पानी उठेगा। तो शंकु का आयतन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि बेलन में उठे हुए पानी का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से हम एच निकाल सकते हैं आराम से पक्षांतर करके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर घ दिया हुआ है आप लोग का कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। हमने यहाँ पे आंसर आप लोग का थोड़ा सा बना लिया है जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे, कि वर्ग अंतराल और पारमार्थिक दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल जब भी दिया रहे आपको इस अंतराल रूप में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सर्वप्रथम आप लोग क्या करेंगे कि ऐसे तो सारणी बनाएंगे ही, वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी हमने बना लिया है। अब यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से 50, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि इसका जो माध्य है वो ज्ञात करते हैं। ये x क्या है माध्य है कि 20 और 10 मतलब कितना हो जाएगा 30, 30 का माध्य कितना आएगा यहाँ पे 15 आएगा, और 30 20 50, 50 का माध्य कितना आएगा 25 आएगा। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अंतर कितने का है 15 10 25 10 का, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 35 और 10 कितना आएगा 45, 45 और 10 कितना आएगा 55, 55 और 10 कितना आएगा 65। ये हो गया। अब इसमें दोनों गुणा करिए, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो हमारा 35 × 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 420 आ जाएगा, आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे 45 15 करेंगे तो आ जाएगा आपका 675 आ जाएगा। और ये आप करेंगे 55 × 8 तो 8 5 40 का 0 हो जाएगा, और 8 5 40 और 44 मतलब कि 440 आ जाएगा। और ये करेंगे 6 6 5 30 का 0, और 36 और 3 39 मतलब 390 आ जाएगा। इस सब को जोड़ेंगे आप तो 0 0 5 5 10 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पे। और ये जोड़ेंगे 9 4 13 और 7 कितना हो जाएगा 13 7 20 20 2 22 22 और 7 29 29 और 3 कितना आ जाएगा 33 33 का 3 आ जाएगा, हासिल आएगा 1। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 30 आ गया, तो इसको जो एफ एक्स को जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स होगा। और हम एफ वाला जोड़ते हैं तो एफ वाला को आप जोड़ लीजिएगा, सिग्मा एफ आ जाएगा। और सिग्मा एफ जोड़ेंगे आप तो 7 2 9 और 12 और 9 कितना हो जाता है 12 8 20 21 21 और 15 कितना हो जाएगा 8 कितना 8 से 14 14 और 15 कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 50। तो सिग्मा एफ आ गया 50। और जब भी हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो हमें सूत्र पता होना चाहिए कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब कितना आ गया 21 30 हो गया,
और सिग्मा एफ कितना आ गया 50 आ गया। एक जीरो से जीरो काट लीजिए और आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 1 21 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, 42.6 आपका समांतर माध्य आंसर आएगा। समांतर माध्य बराबर आएगा 42.6। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। 100% आपको समझ में आया होगा। 4 नंबर ये क्वेश्चन जितने भी दिया हुआ है आपका, ये आपको 100% समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर अंक दिया हुआ है आपका कि बिंदु -4,6 बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले -4 बिंदु इतना ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो अनुपात वाला हम जानते हैं किस अनुपात में विभाजित करना पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जो x, y होता है इसके लिए अनुपात वाला सूत्र हमारा क्या होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2 होता है। और इसी ब्रैकेट में जो y वाला भाग होता है वो क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो जाता है। और अलग अलग के लिए यदि x और y के लिए निकाले तो मतलब x y क्या हो गया -4 हमारा x हो गया और 6 क्या हो गया y हो गया। तो -4 बराबर लेंगे तो m1 x2 करेंगे तो m1 का मतलब हो जाएगा क्या 3, समझना अच्छे से 3 m1 और -6 m2 3 m1 -6 m2 और बाई में हमारा आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2। हाँ m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 ही रहेगा, इतना आ जाएगा। और यहाँ से यदि y का वैल्यू निकाले तो y का मान हमारा क्या है 6 है। तो 6 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -8 मतलब m1 -8 हमारा हो जाएगा m1 -8 m1 और प्लस 10 हो जाएगा हमारा m2 और बाई m1 प्लस m2 क्या होगा m1 प्लस m2 तो दिया नहीं है हमें, m1 m2 का अनुपात तो पूछा ही है। तो m1 प्लस m2 हमारा हो जाएगा, ये यहाँ पे m1 है थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये हो गया। अब यहाँ से जब लोग निकालें यहाँ से तिरे गुड़ा उड़ा करके और यहाँ से भी तिरे गुड़ा करके तो क्या आ जाएगा यहाँ से यदि हल करेंगे तो क्या आएगा ध्यान देखें तो -4 m1 और -4 थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे -4 m1 और तिरे गुड़ा करेंगे तो -4 m2 हो जाएगा और बराबर गुड़ा करेंगे इसका इसमें तो क्या हो जाएगा 3 m1 और -6 m2 और इसको एक बगल ले आओ एक ही इसको सही से पक्षांतर कर ले तो क्या हो जाएगा -4 m1 हो गया और 3 m1 ये 3 m1 है इधर आया तो -3 m1 हो जाएगा और m2 उधर कितना है -6 m1 m2 -6 m2 इधर है तो -6 m2 और ये -4 m2 उधर गया तो क्या हो जाएगा +4 m2। अब देखो अच्छे से -4 m1 और -3 m1 कितना हो जाएगा -7 m1 हो गया और बराबर उधर कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया -2 m2 माइनस बड़ा है और m1 बटे m2 करेंगे तो आ जाएगा -2 बटे -7 माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा फाइनल अनुपात जो आएगा 2:7 आएगा। वही पूछा गया किस अनुपात में विभाजित करेगा तो m1 संबंधी m2 हो जाएगा 2:7 अर्थात 2:7 में विभाजित करेगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। खैर 2 नंबर में नहीं आना चाहिए, ये आपका 6 नंबर में आना चाहिए लेकिन 2 नंबर में आया हुआ है, करेंगे क्या चलिए देखते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है कि k का मान ज्ञात करो और यदि ये क्या हो संरेखीय हो। 3 बिंदु दिया हुआ है a b c, 3 बिंदु दिया हुआ है a दिया हुआ है b दिया है c दिया है, बोला संरेखीय है। आराम से कर सकते हो। संरेखीय के लिए क्या होता है कि जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है संरेखीय का सूत्र भी वही होता है, बस इसमें क्या हो जाता है बराबर 0। मतलब सूत्र क्या हो जाता है हमारा x1 संरेखीय के लिए लिखना है यहाँ पे संरेख होने के लिए x1 ब्रैकेट में y2 1 सेकेंड देखो ऐसे लिखना x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और ये होना चाहिए बराबर 0। बस एक क्षेत्रफल बोल देता तो लगा देते 1/2 और इधर बड़ा ब्रैकेट के अंदर ना। यदि इन केस ये ना आकर क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल 1/2 लगाएंगे और बड़े ब्रैकेट के बाहर वो लगाएंगे, ठीक है। बस इसमें मान रख सकते हो। और देखो ये जो बिंदु दिया हुआ है इसमें सभी क्या है, पहला x1 है और दूसरा y1 है, इसमें पहला x2 है दूसरा y2 है, तीसरा x3 है और ये y3 है। आराम से रख लो। x1 मतलब क्या हो गया 2 हो गया,
पेपर में आराम आराम से इसको लिख सकते हो कि x1 क्या है, y1 क्या है, सब डिटेल में यहाँ पर लिख के तब करना। हम आपको थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम मैथ का कल है, तो प्रयास कर रहे हैं जल्दी बता पाएँ। देखो x1 कितना दिया है, 2 लिखना, और y2 कितना है, k, तो k लिखना। और माइनस y3 कितना है, y3 हमारा -3 है, तो माइनस पहले से यहाँ पे है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। प्लस x2, ध्यान से करना है गलती हो जाएगा, x2 कितना है 4, तो 4 लिखो। y3 कितना है -3, तो -3 लिखो। माइनस y1 कितना है 3, तो -3 लिखो। और प्लस x3 कितना है हमारा 6 लिखो। और y1 कितना है हमारा 3 लिखो। और माइनस y2 कितना है k, तो k लिखो और बराबर लगा दो 0। अब अंदर गुणा कर लो, तो 2k और प्लस 2 3 6 और 3 3 क्या हो जाएगा, -6 का 4 में गुणा करोगे तो -6 24, -24 आ गया। और 6 का 3 में गुणा तो 6 3 18, और 6 का k गुणा तो -6 के बराबर 0। देखो -6 के यहाँ है और 2 के यहाँ है, मतलब क्या हो गया -4 के। और इसको हल करो, 18 और 6 कितना होता है 24, और 24 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -4k = 0, तो k = कितना हो जाएगा 0/-4, अर्थात k का मान क्या आ जाएगा 0। संरेख है तो k का मान क्या आया 0।